हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स का सेकेंड बुक न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट किया गया है। उसमें यूनिट 5 चल रहा है। उसी के क्रम में आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इसी को डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि ये फोर्स क्या होता है और इस दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, इसको समझने के पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में फोर्स को दो तरह से डिफाइंड किया गया है। पहला कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि फिजिक्स में जितने भी फोर्स हैं, फिजिक्स में आप जितने भी फोर्स की स्टडी करते हैं उन सारे फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी है कंजर्वेटिव फोर्स का और एक कैटेगरी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करेगी तो उसको कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा तो कहेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, फिर समझेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए क्या क्या शर्त, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसको समझते हैं। उसको अगर समझ लेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ कंडीशन लिख लेते हैं फिर उसको समझेंगे। तो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? पहले क्या समझेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या लिखेंगे? क्या है कंडीशन? पहला कंडीशन है, पहला नहीं पहले से लिखेंगे, द वर्क डन बाय सच फोर्स। ठीक है, आप कोई भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे कोई वर्क तो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, मैं इसको फोर्स लगा के इसको यहाँ कर दे रही हूँ तो इस पर कोई ना कोई वर्क हो रहा है ना। वही आप बता रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई भी वर्क डन होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय सच फोर्स, पहला लिखेंगे, इज डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है नो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और इट इज डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ चलो इसको समझ लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके द्वारा अगर मान लीजिए कोई वर्क किया जा रहा है, ठीक है, कोई फोर्स लगाएंगे तो पूरी बात है कि वहाँ पे एक वर्क होगा। तो लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई भी वर्क किया जा रहा है तो वो वर्क वो किस पे? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। यानी क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई कार्य, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक वहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है एंड एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए पर मैंने कुछ रखा है। मान लीजिए इस पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी तक जाना है बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मान लीजिए कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे एक ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे कुछ रखा है, ये पॉइंट ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है तो जो वर्क डन हो रहा है, मान लीजिए फर्स्ट पाथ है और मान लीजिए मैं इस तरह से गई, इस तरह ये सेकेंड पाथ है, और मान लीजिए मैं इस तरह से गई, ये मान लीजिए थर्ड पाथ है। तो ये क्या कह रहा है कि इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन है इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में बाई कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ से यहाँ जाने में कोई वर्क तो हुआ होगा। कितना वर्क हुआ होगा? यहाँ से भी यहाँ जाने में वर्क हुआ होगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी वर्क हुआ हो। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ बड़ा है, छोटा है, टेढ़ा है, मेरा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क उसका डिपेंड सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे करेगा कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
सेम है तो आप कोई सा भी पाथ लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन इक्वल आएगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। इसके कहने का यही मतलब है कि बाय कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, it depend upon only and only final and initial point, initial and final point, ठीक है। इस पूरे कंडीशन का यही कहने का मतलब, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होने का यही एक कंडीशन है, कंजर्वेटिव फोर्स होने का एक ये कंडीशन है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तीनों इक्वल होंगे। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक है तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ कैसा है, वर्क डन सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन ओनली फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो आप कोई सा भी पाथ चॉइस कर लो, वर्क डन उतना ही आएगा, ठीक है, अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो, ठीक है। तो यही कंजर्वेटिव फोर्स होने का कुछ हमने कहा था कि कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हमने लिख दिया, क्या है, पहला इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, दूसरा क्या, इट इज डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बताया कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई वर्क किया जा रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पाथ है, किसी भी पाथ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको समझेंगे कि कैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इज डिपेंड अपॉन ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगे, कोई वर्क कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए ए है और यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट बी है, ठीक है। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस पे हमें नहीं जाना है। मान लीजिए कोई चीज़, कोई सामान यहाँ पे मैं रखूँगी, उसको क्या करेंगे, पॉइंट ए से बी तक ले जाएंगे। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दो रास्ता लूँगी, दो पाथ लूँगी और दोनों पाथ में मैं वर्क डन निकालूंगी, सेम आ जाएगा। तो यहाँ प्रूव हो जाएगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, डिपेंड सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे करता है। तो देखिए हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, यानी कि पॉइंट ए से एक रास्ता तो हमारा यही हो जाएगा, सीधे सीधे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गए, यानी कि ये मेरा फर्स्ट पाथ हो गया। अब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो हम दूसरा रास्ता लेंगे। दूसरी रास्ता एक ऐसे हम जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जाएंगे, फिर इधर से जाके मैं ऐसे चली जाऊंगी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे एक सी पॉइंट है और ये क्या है, सेकंड पाथ है। फर्स्ट क्या है, ए टू बी एंड सेकंड पाथ क्या है, ए टू सी एंड सी टू बी। किसी तरह हमें ए से बी तक जाना है तो हमने फर्स्ट पाथ ये ले लिया कि ए से बी हम डायरेक्ट चले जाएंगे और सेकेंड पाथ हमने क्या लिया कि पहले हम ए से सी तक जाएंगे फिर सी से बी तक जाएंगे, ठीक है। दो पाथ हमने बना दिया। अब दोनों पाथ से हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या लिखा है, एक यहाँ पे एक मास है, ठीक है, मास है जिसपे mg नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, ठीक है, और एंगल थीटा है। और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हमारा, जो ये l है, ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने एग्जाम्पल लिया जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो लिखेंगे वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए फोर्स, सबसे पहले हम फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालना है। तो देखिए फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है तो फोर्स हो जाएगा mg, ठीक है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, a टू b और l है, ठीक है। हमें ऐसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो a टू b जाएगा तो ये l हो जाएगा, ठीक है। और cos और थीटा क्या होता है, थीटा f और s के बीच का एंगल होता है। तो हम देखेंगे कि f और s के बीच एंगल कितना बन रहा है, यानी कि इस mg और l के बीच एंगल क्या बन रहा है।
तो देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल आपको दिख रहा है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो एल और एफ के बीच एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ और एल के बीच एंगल देखेंगे तो थीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एम जी हो जाएगा, एल हो जाएगा और कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो सारा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। ये वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ, मतलब फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग ए टू बी जा रहा है तो हमारा वर्क इतना आ रहा है। अब निकालेंगे सेकंड पाथ के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वल आना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन एक है तो वर्क एक ही आना चाहिए। तो इसको भी लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ क्या है, इस पे भी मान लीजिए एम जी लग रहा है नीचे की ओर, एम जी, ठीक है। और एस क्या है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम दूसरे पाथ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले ए टू सी जाएंगे फिर सी टू बी जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, वर्क डन अगर ए टू सी जाए प्लस वर्क डन सी टू बी जाए, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए टू सी जाने में कितना वर्क लग रहा है। तो क्या होता है, एम जी होता है एफ एस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। देखिए आपको ज़्यादा छोटा मैंने लिख रही हूँ ना, दिख रहा है कि नहीं, तो चलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब ए टू सी जाने में एफ कितना है, फोर्स लग रहा है, ए टू सी मैंने पहले जाऊंगी तो एम जी नीचे की ओर लग रहा है तो एम जी हो जाएगा, ठीक है, इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और ए एस की डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है कि ए से एस जाने में, तो चलिए हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो चीज़ दिया हुआ है ये एल है, ठीक है, एल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस एल का मैं दो कंपोनेंट में तोड़ती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा है, ये कंडीशन तो आप जानती होंगी, अगर ऐसा कंडीशन है और ये इसके डिस्टेंस मान लीजिए एल दिया हुआ है तो इससे जो लगा हुआ एंगल हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो इससे लगा हुआ जो ये भुजा हो जाती है वो उसकी लंबाई हो जाती है, वो हो जाता है एल कॉस थीटा। या हमेशा याद रखिए थीटा से लगा हुआ जो भुजा होता है वो एल कॉस थीटा होता है और उसके अपोजिट क्या हो जाता है, एल साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है, ये दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ इस BC के पैरेलल एक लाइन बना दूंगी तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L cos थीटा और जो इधर में लाइन जो कि BC के पैरेलल हो जाएगा वो हो जाएगा L sin थीटा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब ये इसके पैरेलल एक करेंगे तो ये हो जाएगा L sin थीटा। हमें उधर निकाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पैरेलल लेंगे। मैं जैसे कि L sin थीटा है तो अगर मुझे इधर का निकालना है तो ये भी L sin थीटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो कंडीशन यहाँ पे ऐसे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये बहुत ही छोटी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है L cos थीटा। तो ये लिखेंगे L cos थीटा और cos थीटा, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये चीज़ L cos थीटा और फोर्स mg और इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 और cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर यहाँ पे मैं cos 90 लिखूंगी तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे इसको 0 लिख देते हैं और छोड़ देते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखते हैं CB यानी कि C to B जाना है, उसमें देखना है। तो देखिए मान लीजिए ये जो M है यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। अब नीचे की ओर इसमें mg लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, mg और डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा। तो लिखेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट S क्या है, L sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। और cos थीटा, थीटा क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल। तो देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ये mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा, इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री बन रहा है। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट -1 लिख दे रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है। तो लास्ट में हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, mg, ये माइनस आगे कर देंगे तो -mg L sin थीटा।
ये वर्क डन बाय सेकेंड पाथ, जो कि मैं किससे किससे कहाँ कहाँ से गई थी, A to C एंड C to B, और पहला पाथ क्या था, A to B। तो देख लें वर्क डन, जो हमारा वर्क डन है आप लोग को दिख रहा है इक्वल आ रहा है mg माइनस एम जी एल साइन थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा, यानी कि जो वर्क डन है बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि इसका पाथ बड़ा है और इसका पाथ छोटा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन हमारा सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं किया, तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर सेम है तो वर्क डन सेम आएगा, और देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि वर्क सेम आ रहा है दोनों पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे क्या ये मैंने क्या आपको समझा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने क्या देख ली थी, पहला कंडीशन हमने देख लिया था, पहला कंडीशन हमने क्या देख लिया था कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और दूसरा कंडीशन हमने देख लिया था कि सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और एक तीसरा कंडीशन है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स होने का एक तीसरा कंडीशन क्या है, एक ये कंडीशन है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं CF लिख दे रही हूँ, इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में तो आ ही गया होगा। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ का मतलब ये कि जिसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से गई, यहाँ C B फिर C फिर D फिर ऐसे करते फिर मैं आ गई यहीं पे, यानी कि ये क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल पॉइंट है। दोनों क्या हो गया, पॉइंट A पर ही आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब हमारा सेम हो तो उस समय ये क्लोज पाथ बन जाता है। और इसमें हमेशा कितना भी आप दूरी कवर कर ले, बट अगर पाथ क्लोज हो गया यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उस समय जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, एक शर्त है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होने का। ठीक है, बट इसलिए मैंने लिखा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे मैं ये दिख रहा है कि नहीं जैसे कि मान लीजिए ये है मैं, ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। जैसे कि इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे है, ये रुका हुआ है, ठीक है, मैंने इसको फेंका फिर ये यहीं पे आ गया, इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक हो गई, यानी कि ये ऐसे हुआ और ऐसे हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया। इसका दिख रहा होगा कि नहीं, होप दिख रहा होगा। तो ये भी एक क्लोज पाथ बना रहा है, ठीक है, ये भी एक क्लोज पाथ बना रहा है। तो इस तरह में अगर वर्क डन देखा जाए, तो उस समय अगर मान लीजिए ये बाय कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, तो उस समय जो वर्क होगा वो जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे ये भी कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक ये पॉइंट A है एंड एक पॉइंट B है, मैं पॉइंट A से B तक जाती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, फिर मैं पॉइंट B से A तक जाती हूँ, यही पॉइंट है समझ लीजिए, B से A तक जाती हूँ, यानी कि जहाँ इनिशियल है वहाँ फाइनल हो गया। इस समय वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको याद रख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर वर्क किया जा रहा है तो एक काम करते हैं, इसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखा लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आप क्लोज पाथ का मतलब बस यही समझ जाइए कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए, सॉरी एक ही जगह होना चाहिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे A है एंड एक ये पॉइंट B है, ठीक है, और पॉइंट A से B तक हमें जाना है, ठीक है, और नीचे MG लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट A इनिशियल है, पॉइंट A है यानी कि पॉइंट B है, हमें पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक मान लीजिए जाना है, ये h डिस्टेंस कवर करना है, और यहाँ पे एक मास है, इस मास को हमें पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक जाना है, और यहाँ पे mg नीचे फोर्स लग रहा है, और mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहीं पे फिर B टू हम A आएंगे, यानी कि यहाँ जाने के बाद फिर B से A फिर मैं आऊँगी, तो H ऊपर है अब और mg नीचे है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऊपर जाना था और H भी ऊपर था,
और यहाँ h ऊपर है और हमें नीचे अब आना है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये फर्स्ट पाथ, मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन है A to B एंड ये B to A है। तो अगर A to B यानी कि इनिशियल से A to B फिर B to A, यानी कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो यहाँ वर्क जीरो आएगा, वर्क जीरो आएगा क्योंकि यहाँ mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क जीरो आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं कि वर्क जीरो आ भी रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे वर्क डन बाई A to B, अगर मैं A to B जा रही हूँ तो उसमें वर्क क्या आएगा, तो देखिए fs cos थीटा होता है, fs cos थीटा होता है, ठीक है। F क्या है, F mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, H हो जाएगा, और cos और यहाँ पे cos जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और mg भी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, A to B जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और देखिए यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 180 डिग्री बन रहा है एंगल। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 mgh, यहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा -mgh, वर्क डन बाई A to B। अगर मैं A से B गई तब मेरा वर्क कितना हुआ। अब फिर निकालेंगे वर्क डन B to A, B to A, ठीक है, B to A निकालेंगे, B to A निकालेंगे, फिर fs cos थीटा लिखेंगे, fs cos थीटा लिखेंगे, और f क्या है, f डिस्प्लेसमेंट है, h नहीं, f मतलब फोर्स mg, और s डिस्प्लेसमेंट कितना, फिर h ही हो रहा है, और cos और अब थीटा की वैल्यू, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मैं क्या की हूँ, अब A to B गई थी, अब मैं B to A आ रही हूँ, यानी कि नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और नीचे की ओर फोर्स भी लग रहा है, यानी कि उस दोनों में एंगल कितना बनेगा, दोनों जब नीचे की ओर तो एंगल तो जीरो बनेगा, यानी cos जीरो अंश की वैल्यू क्या होती है, cos जीरो अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे mgh हो जाएगा। तो हमारा जब टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो -mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि देख लिया आपने, यहाँ पे देख लिया कि अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, जैसे ये मैं सोचूं कि ये मार्कर ही मैं फेंकी हूँ, पहले ऐसे गया है फिर ऐसे आ गया, ठीक है, ये मैंने ये जो ढक्कन है वो फेंका है, तो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि क्लोज कर्व हो गया, उस समय जो पूरा टोटल वर्क हो गया वो जीरो आ जाता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की एक क्या है, कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे फुलफिल देखिए कंडीशन फुल हो गया, -mgh प्लस mgh जोड़ेंगे तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स का। और एक लास्ट होता है कंजर्वेटिव फोर्स का एक और कंडीशन, क्या देखिए हमने क्या कंडीशन पढ़ लिया, हमने अब तक दो कंडीशन पढ़ लिया। फर्स्ट क्या कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। और थर्ड क्या पढ़ लिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, हमने पढ़ लिया। एक और चीज होता है कि जो काइनेटिक, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको फेंका बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मैं यहाँ पे एक वर्क कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे फेंक रही हूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ठीक है, इसको मैंने फेंका फिर ये वापस आई यहीं पे, तो फेंकने के पहले और फेंकने के बाद, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल, मतलब सारा मैंने वर्क कर लिया, फेंकने के पहले इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी थी और फेंकने के बाद जो वापस मेरे हाथ पे आई फिर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो गई, जैसे मान लीजिए क्लोज पाथ की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लोज पाथ है, इसको मैंने यहाँ कोई एक मास है, मान लीजिए मास द्रव्यमान एक कोई चीज़ है, इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया, फिर उसके बाद इसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पे आ गई। तो स्टार्टिंग में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, लास्ट में भी इसमें वापस आने में, जैसे इतना वर्क करने के बाद वापस आने में अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है तो समझ जाएंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और सेम नहीं रहेगी तो कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स होने का एक और भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसको भी हम लिखेंगे कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, एक चौथा भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम यानी कि सेम रहती है, रिमेन सेम
क्या लिखेंगे, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन ए, या फिर लिख सकते अलोंग ए क्लोज लिख सकते हैं लूप। ठीक है, मतलब चौथा कंडीशन क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर अलोंग एक क्लोज पाथ, यानी कि क्लोज पाथ है, ये भी तो एक ऐसे चीज को कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कर्व ही बन रहा है, एक क्लोज पाथ बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फेंकने के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी है लास्ट में वापस मेरे हाथ में आ रही है, तो उतना ही अगर काइनेटिक एनर्जी है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ये वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 4 कंडीशन बता दिया कंजर्वेटिव फोर्स का। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे हम चलेंगे, तो आपको देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं याद करने की जरूरत है, बस एक लाइन आप याद कर लेंगे कि जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि दो ही तरह से फिजिक्स में फोर्स को दो ही तरह से डिफाइन किया गया है, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को तो हमने सारा कंडीशन पढ़ लिया, तो जो कंजर्वेटिव होगा वो तो कंजर्वेटिव है, बट जो कंजर्वेटिव फोर्स फुलफिल नहीं करे वो नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए फोर्स विच इज नॉट कंजर्वेटिव दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अब क्या करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसको आप समझते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लिख सकते हैं ए फोर्स which is not conservative force is non-conservative, that is लिख सकते हैं, that is non-conservative force। ठीक है, यानी कि जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि सब इसके उल्टा कंडीशन होगा। जैसे कि उसमें क्या कंडीशन थी, उसमें कंडीशन थी कि वो डिपेंड पाथ पे नहीं कर रहा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बट यहाँ पे वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ। यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए मुझे पॉइंट ए है ये, ठीक है, और पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लीजिए फर्स्ट पाथ मैंने ये चुना, सेकेंड पाथ मैंने ये चुना एंड थर्ड पाथ मैंने ये चुना, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ इक्वल नहीं होगा, यानी कि वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। इसके सेम उल्टा ही है नॉन कंजर्वेटिव, ये इनिशियल एंड ये क्या कह रहे हैं, ये जो है वर्क डन जो होगा बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये पाथ पे डिपेंड करेगा, और पाथ अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग हो जाएगा अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स का ये उल्टा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक ये कंडीशन है, और एक आप थर्ड लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जब काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैं इसको फेंक रही हूँ उसको वापस ला रही हूँ, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है, यानी कि पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें थी और मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, इसको वर्क करा रही हूँ और फिर वापस यहाँ मेरे हाथ में आ रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी लॉस हो चुकी होगी। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें एक ये भी लिख सकते हैं कि जो इसमें क्लोज पाथ में जो होता है, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता है। तो लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
in a closed path will not be zero। ठीक है, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप सोचेंगे कोई एग्जाम्पल मैं दूं कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल, तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल, श्यान बल, ये सब क्या होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी कह सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ ये क्या ये पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है और मैं घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस कर रही हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यानी कि ये डिपेंड करेगा पाथ पर। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक m द्रव्यमान है और ये मान लीजिए s डिस्टेंस है, हमें a टू b जाना है। ठीक है, मान लीजिए मैं a टू b जा रही हूँ और इधर जानते हैं घर्षण बल क्या अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो मैं a टू b जा रही हूँ इस रास्ते से। और मान लीजिए एक मैं इस तरीके a टू b, ये जो m द्रव्यमान है a टू b जा रहा है इस रास्ते से और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। और मान लीजिए ये फर्स्ट पाथ है एंड ये सेकंड पाथ है और एक बार इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ वर्क डन अलग अलग हो जाएगा। ये मान लीजिए वर्क डन, मान लीजिए अगर पहले पाथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हो जाएगा एफएस कॉस थीटा वर्क डन बाई सेक फर्स्ट पाथ। तो एफ क्या है, एफ है डिस्टेंस, एफ जो उधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए एफ ही है, और एस मान लीजिए, एस मैंने डिस्टेंस तो ऐसे मान लीजिए, और कॉस यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल आप चलेंगे तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस एफ एस। ठीक है, और यहाँ अगर सेकेंड पाथ के अकॉर्डिंग चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो जाएंगे तो माइनस एफ एस आएगा ही, बट यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसमें ये एफ एस माइनस एफ एस ये हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय सेकेंड पाथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ। यानी कि यहाँ पे पाथ पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड कर, पाथ अलग अलग है तो वर्क डन हमारा अलग अलग आ रहा है। देखिए एक ज़्यादा और एक कम आ रहा है। ठीक है, और देखिए ये भी हमने कहा कि क्लोज पाथ में वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए क्लोज पाथ मतलब क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आऊँगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लूँ पॉइंट, तो यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो यहाँ पे तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहता तो क्या हमारा आता, वर्क जीरो आता, बट यहाँ पे वर्क जीरो नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये एस डिस्टेंस है, ठीक है, एस नहीं एल मान लें, एल डिस्टेंस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा है इधर की ओर, और यहाँ हम निकालेंगे वर्क डन इंटू ए टू बी, तो क्या हो जाएगा एफ एल कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, एफ एल हो जाएगा, माइनस एफ एल हो जाएगा। ठीक है, और मैं अब फिर बी टू ए जाऊँगी, बी टू ए मान लीजिए अब तो ये इधर में चली गई। ठीक है, अब ये इधर आ गया, फिर बी टू ए जाएंगे, बी टू ए जाएंगे तो फिर अब यहाँ पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, एफ इधर की ओर लगेगा, तो एफ फिर एल डिस्टेंस करेंगे और कॉस फिर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, तो यहाँ पे फिर माइनस एफ एल आ जाएगा, और टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 एफ एल आ गया। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, विल बी नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कुछ याद नहीं करना, आप कंजर्वेटिव फोर्स के सारे कंडीशन, चार ही कंडीशन, यही पहला पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सेकंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और थर्ड है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, एंड फोर्थ क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेंस क्या सेम इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा तो चलिए उसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, दिख रहा है। ठीक है
एग्ज़ाम में कुछ लिखने के लिए आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए उसको भी मैं लिखवा दे रही हूँ कि एग्ज़ाम में मैं कैसे लिखूंगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन आ गया तो कैसे लिखेंगे, मैं कंजर्वेटिव का लिखवा दे रही हूँ, आप नॉन कंजर्वेटिव का वैसे सिमिलर लिख लीजिएगा। तो कैसे अच्छे से लिखेंगे सिस्टमैटिक ढंग से एग्ज़ाम में, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a force is said to be conservative force if the work done by it यहाँ रहेगा it, ठीक, it in a moving particle from one position to another position, ठीक है। डिपेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इतना समझा लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट depends on the path following by the particle। देखिए इतना बड़ा में एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया। क्या कह रहा है इसको समझ भी लेते हैं, बस लिखने से तो होगा नहीं। A force is said to be conservative force if the work done it in a moving particle from one position से to another position, यानी कि एक पोजीशन से और अनदर पोजीशन पे कोई वर्क डन हो रहा है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो लिख रहा है कि डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल, मैंने क्या कहा था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोइंग द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। डिपेंड क्या करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं, एक फिगर बना सकते हैं एग्जाम के लिए, ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मान लीजिए फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ है, एंड ये क्या है, मान लीजिए थर्ड पाथ है, सेकेंड एंड ये थर्ड है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ एस, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इंटीग्रेशन लगा रही हूँ, एफ एस ए टू बी इज इक्वल टू एफ एस। अब देखिए ए टू बी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे ए क्यू लिख दीजिए और यहाँ पे पी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे फिर ए टू बी इज इक्वल टू, मान लीजिए फर्स्ट पाथ, ये सेकेंड पाथ, और ये क्या है ए टू बी, ये थर्ड पाथ, ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ लिखिए पाथ, कौन सी पाथ की यहाँ बात हो रही है, ए टू बी कौन सा पाथ है, पहले में फर्स्ट पाथ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ए एल बी इज इक्वल टू पाथ, सेकेंड क्या है ए क्यू बी इज इक्वल टू पाथ, थर्ड क्या है ए पी, और क्या है बी, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे लिख के आएंगे। ये तो पहला ये दो कंडीशन हमें इसमें बता दिया, कौन सा, डिपेंड नहीं करेगा किस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। और दूसरा थोड़ा सा और मैं लिख लेती हूँ, और क्या लिखेंगे, एक और कंडीशन में बताई हूँ क्या, एक और लिखेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ
या मैं सिर्फ क्या एक नोट्स आप लोग को मान लीजिए बनवा रही, क्योंकि समझा तो मैंने पहले दिया। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। अगर आप यहाँ पे अगर लिखना है, अगर आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज नॉट 0, विल बी नॉट 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक जो थर्ड कंडीशन हमने क्या बताया था कि क्या बताया था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। क्या था, इफ लिख दीजिए, if the kinetic energy of a particle remains same at initial and final position along a closed लूप, ठीक है। यानी कि थर्ड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर क्या रिमेन सेम रहता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद एक क्लोज लूप में, और काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, ठीक है, तो कहेंगे कि वो क्या है, वर्क जो किस फोर्स के द्वारा किया गया, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, अगर आपने नोट्स भी अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, और खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए, सबको खुश करिए, और आप भी बहुत पढ़ते रहिए। और देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे जो यहाँ से नहीं लिख पाए, या फिर नहीं लिखे, जो कि आलसी बच्चे होते हैं, या फिर भी मैं एक अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ, तो आपको इस यहाँ पे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे लेक्चर वाइज नोट्स अच्छे से मैं लिख के प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं और आपको रेगुलर फॉलो करते हैं, नोट्स उसमें से लिख लेते हैं या बना लेते हैं, फिर सिर्फ सेव कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, एग्जाम में लिख के चले जाते, तो और उससे बेहतर ज़रूर आपका नंबर आ जाएगा। तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, और उसमें फील करेंगे अलग टॉपिक को। और हमने आज क्या फील किया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। बाय।